फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं इनको स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 1 को देखेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो देखिए, अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब जैसे कि किसी भी बुक में होता है, जो चैप्टर 1 होता है वो आने वाला जितना भी पाठ्यक्रम है उसका एक इंट्रोडक्शन देता है। तो हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन आज मिलेगा कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में अलग अलग विचार कौन से हैं, इन सारी चीजों का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, पहले बात आती है कि भूगोल है क्या। तो भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि भूगोल जो है बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, यानी इसमें जैसे आर्थिक भूगोल भी है, जनसंख्या भूगोल भी है, इसके साथ ही भौतिक भूगोल भी है, समुद्र विज्ञान भी है। तो जो भूगोल है ये बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत किसी भी ऐसी चीज का अध्ययन किया जा सकता है जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। जैसे एक पर्वत है, समय के साथ साथ जो पर्वत है उसमें परिवर्तन आता है। इसी तरह से मनुष्य की बस्तियां हैं तो समय के साथ साथ बस्तियों में परिवर्तन आता है। जनसंख्या भी समय के साथ साथ कम ज्यादा होती है और ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, एक स्पेस में होती हैं। पर्वत है तो किसी स्थान पे होगा, जनसंख्या है तो किसी स्थान पे होगी। तो ऐसी कोई भी चीज जो स्थान में है, कोई भी ऐसी घटना जो एक स्थान पर घट रही है और जिसमें समय के साथ परिवर्तन आता है, ऐसी सभी घटनाओं का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल के दो प्रमुख घटक हैं, 2 पार्ट्स हो गए। एक हो गया प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण, जैसे यहाँ पर देखिए पर्वत है, इसके अलावा ज्वालामुखी है, नदियां हैं, ये सब भौतिक पर्यावरण हो गया जो जीवित नहीं है। और फिर दूसरा आ गया जीवन के अलग अलग रूप, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, खुद मनुष्य हो गया। तो इन दोनों का अध्ययन भूगोल का विषय वस्तु है। एक तरफ आपका भौतिक जो पर्यावरण हो गया और दूसरी तरफ जो जीवन हो गया, दोनों को भूगोल के घटक के रूप में देखा जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि भूगोल के 2 घटक हो गए, एक भौतिक पर्यावरण और दूसरा जीवन। अब देखिए, जो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेगी वो भौतिक भूगोल हो जाएगी और जो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करेगी वो मानव भूगोल हो जाएगी। यानी मोटा मोटा हमने भूगोल को 2 भागों में बांट दिया, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में किन चीजों का अध्ययन होगा, जैसे कि ज्वालामुखी का अध्ययन होगा, ओशियनोग्राफी में समुद्र का अध्ययन होगा, क्लाइमेटोलॉजी में आपकी जो जलवायु है इसका अध्ययन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भौतिक भूगोल हैं। मानव भूगोल में क्या होगा, देखिए आप और मैं जो हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग अलग अलग तरह से प्रकृति के साथ क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे कोई कृषि कर रहा है मनुष्य, तो दूसरा मनुष्य है वो उद्योग धंधों में काम करता है, तो कोई सड़क का निर्माण कर रहा है। यानी हम लोग लगातार प्रकृति को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो यही जो मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध है, इसका अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल में अगर हम लोग देखें मोटा मोटा, तो पहली चीज अध्ययन की जाती है मनुष्य और प्रकृति के संबंध। दूसरी चीज क्या अध्ययन की जाती है, सतह के ऊपर जो घटनाएं हैं उनका स्थानिक वितरण। अब आपको ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखिए, 2 बस्तियां हैं, स्थानिक वितरण से क्या मतलब है, मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं बस्तियों का स्थानिक वितरण। तो एक बस्ती है सघन बनी हुई, बहुत ज्यादा पास पास घर हैं, बहुत जनसंख्या रहती है। दूसरी बस्ती है जिसमें बहुत कम घर हैं और जनसंख्या भी कम है।
तो ये क्या हो गया, बस्तियों का स्थानिक वितरण हो गया। किसी स्थान पर अलग अलग बस्तियां किस रूप में दिखाई दे रही हैं, कैसे बिखरी हुई हैं, ये अगर इसका अध्ययन करेंगे तो बस्तियों का स्थानिक वितरण हो गया। इसी तरह आप उद्योगों का स्थानिक वितरण पढ़ सकते हैं, कृषि का स्थानिक वितरण देख सकते हैं। ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। और इसके साथ ही जो घटित हो रही हैं अलग अलग घटनाएं, जैसे कहीं पे बस्ती का निर्माण मनुष्य ने किया या फिर कहीं पर मनुष्य ने उद्योग लगाया, तो इन घटनाओं की वजह से जो समाज है और जो मनुष्य का जो आर्थिक परिवेश है वो कैसे बदल रहा है, कैसे उसमें भिन्नताएं आ रही हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। एक उदाहरण से इसको भी समझ लीजिए। देखिए, एक ये बस्ती है जहां पे इंडस्ट्री लगाई गई और दूसरी एक बस्ती है जहां पर कृषि की जाती है। तो अब आपने देखा होगा जहां पर कृषि होती है वहां पर समाज एकदम अलग तरीके का होता है, वहां पे जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी बिल्कुल अलग तरीके की होती है। और जहां पे इंडस्ट्री लगाई गई वहां पर समाज अलग होगा, वहां की अर्थव्यवस्था बड़ी अलग टाइप की होगी। तो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, एक जगह का समाज दूसरे जगह की समाज से क्यों अलग है, इन सभी चीजों का अध्ययन भी हमारे मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो तीन चीजें मैंने आपको मोटी मोटी बताई, मनुष्य और प्रकृति का संबंध, इसके साथ ही घटनाओं का स्थानिक वितरण जिसमें मैंने कहा बस्तियों का, कृषि का स्थानिक वितरण, और तीसरा जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से जो समाज में, जो अर्थशास्त्र में विभिन्नताएं दिख रही हैं, एक जगह का अलग समाज दूसरी जगह का अलग समाज, इसका अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो भूगोल का मुख्य सरोकार, यहां से देखिए, भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। यानी ऐसा कोई भी तत्व जिस पर मानव का जीवन निर्भर करता है, उन सभी का अध्ययन हमारे भूगोल की विषय वस्तु है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर इसके अंतर्गत बल दिया जाता है, यानी भूगोल में मनुष्य प्रकृति अध्ययन पर बल दिया जाता है। देखिए, भूगोल एक विषय के रूप में तो स्थापित हो गया, लेकिन भूगोल की स्टडी करने का मेथड क्या हो, इसको लेके विवाद खड़ा हो गया। तो दो मुख्य तरह के विचार आए। एक विचार था जो कहता था कि भूगोल का अध्ययन वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव तरीके से हो। दूसरा समुदाय था कि जो कहता था कि भूगोल में अलग अलग नियम बनाए जाएं और नियमों के आधार पे पूरे विश्व का अध्ययन हो। जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूं, आप एक प्रदेश में खड़े हैं, एक क्षेत्र में खड़े हैं, वहां पर तापमान कैसा है, वनस्पति कैसी होती है, मनुष्य का जीवन कैसा है, उद्योग धंधे कहां पर लगे हैं, बस्ती सघन है या नहीं सघन है। जब आप इन सभी चीजों का एक वर्णन प्रस्तुत करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी हो गई। और वहीं पर अगर आपके पास कुछ नियम है, जैसे कि आपके भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं, वैसे ही मान लीजिए आपके पास भूगोल के कुछ नियम हैं और उन नियमों को अप्लाई करके आप अलग अलग जगहों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे सिद्धांत बनाकर भूगोल का अध्ययन करना, यानी व्यवस्थित भूगोल। अब अगर बहुत डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हम लोग केवल इसका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भूगोल में मोटा मोटा विवाद एक चल पड़ा कि भूगोल का अध्ययन कैसे हो। तो इसको लेकर के जो प्रमुख विवाद थे, जैसे कि सिद्धांतकर तरीके से भूगोल का अध्ययन हो या विवरणात्मक तरीके से अध्ययन हो। इसी तरह से भूगोल को प्रादेशिक विषय के रूप में देखा जाए, प्रादेशिक भूगोल को मान्यता मिले या क्रमबद्ध भूगोल को मान्यता मिले। भूगोल की स्टडी जो है, जो अलग अलग घटनाओं की व्याख्या की जाती है भूगोल में, वो सैद्धांतिक आधार पे हो या ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पे हो। ये कुछ भूगोल में द्वैतवाद चला। देखिए, डुअलिज्म क्या होता है, एक आपका विचार है, एक उससे विरोध में मेरा विचार है, तो हम दोनों के विचार के बीच में जो विवाद है इसी को कहते हैं द्वैतवाद या डुअलिज्म। तो ये भूगोल में कुछ द्वैतवाद आ गए, दो विचारों के बीच की लड़ाई।
अब देखिए, अगर हम लोग कहें कि वास्तव में क्या कोई द्वैधता है, कोई डुअलिटी है, तो देखिए डुअलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति और मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं, अविभाज्य हैं। अब ये चीज आपको अभी उतना डिटेल में समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको एकदम डिटेल में ले जाना है तो 40 मिनट आपको इसी को बताना होगा। तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भूगोल में कोई डुअलिटी इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि मनुष्य और प्रकृति अलग अलग नहीं है। मनुष्य और प्रकृति आपस में जुड़े हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम प्रकृति की अलग अलग घटनाओं की बात करते हैं तो उसमें मनुष्य के शरीर के उदाहरण देते हैं। जैसे हम कहते हैं तूफान की आंख, नदी का मुख, हिम नदी की प्रोथ यानी कि नासिका यानी कि नाक, जल डमरू मध्य की ग्रीवा यानी गर्दन। तो इस तरह से हम प्राकृतिक घटनाओं में भी जो मनुष्य का शरीर है उसके साथ जोड़ के देखते हैं, या मनुष्य के शरीर की जो शेप है उससे प्राकृतिक घटनाओं को जोड़ के देखते हैं। इतना ही नहीं, जैसे हमारी सड़कें हैं तो हम सड़कों को क्या कहते हैं कि ये हमारी परिसंचरण की धमनियां हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ये धमनियों की तरह सड़क काम करती है। धमनियां क्या करती हैं? हमारे हार्ट तक जो रक्त है उसका प्रवाह सुनिश्चित करती हैं। तो इसी चीज को सड़कें कर रही हैं, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने की सुविधा उत्पन्न करा रही हैं सड़कें। तो कुल मिलाकर के प्रकृति और मानव दोनों अभिन्न हैं, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, या कह लीजिए मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंश है। तो इसलिए भूगोल में कोई द्वैतवाद की संभावना नहीं उठती है। अब देखिए, मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे रेटजेल की परिभाषा, रेटजेल कहता है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यानी कि जो मनुष्य का समाज है और जो धरातल है इनके बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत होता है, मानव भूगोल के अंतर्गत। इसी तरह से एलन सैंपल कहती हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए, आपके जो प्रकृति के साथ संबंध है वो बदलते जाते हैं समय के साथ साथ। पहले किसी जमीन पे कृषि होती थी, आज वहीं पे उद्योग है। तो ये जो परिवर्तनशील संबंध है इसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इसी तरह की एक परिभाषा मानव भूगोल की विडाल डी ला ब्लाश ने भी दी। तो परिभाषा जटिल है, तो अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखिए, भूगोल में अलग अलग विचार आए, यानी कि जो मनुष्य का जीवन है और जो प्रकृति है इनके बीच का संबंध कैसा है, इसको समझाने की अलग अलग भूगोल वेताओं ने कोशिश की, जिसकी वजह से अलग अलग थ्योरी सामने आई। तो ऐसा ही एक विचार है नियतिवाद का विचार। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिटरमिनिज्म। देखिए, नियति का मतलब होता है भाग्य, और यहाँ पर क्या कहा गया कि जो मनुष्य का भाग्य है वो कौन तय करता है? प्रकृति तय करती है। देखिए कैसे तय करती है। अच्छा, ये किस समय की बात है? ये विचार कब आया? उस समय पे मनुष्य की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि मनुष्य प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन ले आए। जैसे कि आज अगर आपको गर्मी लगती है तो आप एसी चला सकते हैं, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मनुष्य ये सोच भी नहीं सकता था कि हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे समय में ये नियतिवादी विचार आए कि जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जो भाग्य है, उसका नियंत्रण प्रकृति के पास होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने पर्वतीय स्थल है, तो पर्वतीय स्थल पर अब जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं का उपयोग करके आप अपने जीवन को जिएंगे। अब पर्वतों पे मान लीजिए कृषि उतनी ज़्यादा संभव नहीं है, तो वहाँ आप धान और गेहूं की कृषि नहीं करने लगेंगे। जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी के आधार पर जीवन जिएंगे और उसी के आधार पर आपका विकास होगा। वैसा ही आपका शरीर का विकास होगा, वैसे ही आपकी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, समाज भी आपका उसी तरह का होगा। इसी चीज को आप रेगिस्तान पे लागू कर दीजिए। अब रेगिस्तानी लोगों के पास अपने तो संसाधन है नहीं, तो ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे, ट्रेड करेंगे, यानी कि अपने लिए कुछ खाने पीने का और अन्य सामान लाने के लिए ये लोग दूर दूर तक जाएंगे और व्यापार करेंगे। तो यहाँ भी जो मनुष्य का जीवन है प्रकृति पर निर्भर हो गया। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कृषि की संभावनाएं हैं, एक कृषक समाज जन्म ले लेगा। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं कि प्रकृति जहाँ पर जैसी है, मनुष्य
वैसा ही जीवन जीने के लिए मजबूर है। एक अगर अंतिम उदाहरण देखें जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं वहां पर लोग मछुआरे बन जाएंगे। ये भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पर अगर आपको अपना जीवन चलाना है तो केवल यही संसाधन, यही रिसोर्स उपलब्ध है। तो ये हो गया नियतिवाद का विचार, जिसने कहा मनुष्य का भाग्य प्रकृति के हाथ में होता है। अब आता है संभववाद का विचार। देखिए, धीरे धीरे मनुष्य ने प्रोग्रेस की, धीरे धीरे मनुष्य अपनी शक्ति को समझने लगा कि हम बहुत कुछ है जो प्रकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पहले के समय में जनसंख्या को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था, फिर क्या हुआ, मनुष्य ने उर्वरकों का इस्तेमाल किया, बढ़िया बीजों का इस्तेमाल किया, भारत में हरित क्रांति हुई, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसल होने लगी, एक बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध हो गया। इसी के साथ मनुष्य अब तेजी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता था। सैटेलाइट वगैरह ने पूरे विश्व को आपस में जोड़ दिया। तो जो ये डेवलपमेंट हुए, ये डेवलपमेंट क्या बताते हैं, संभववाद के विचार को बताते हैं। यानी संभववादियों ने कहा कि देखिए, प्रकृति का मनुष्य पे प्रभाव रहता है और रहेगा, लेकिन मनुष्य के पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। संभववाद मतलब क्या है, पॉसिबिलिज्म, यानी कि पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं। तो मनुष्य के पास कई सारी संभावनाएं होती हैं, और अगर मनुष्य की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मनुष्य धीरे धीरे उन्नति कर रहा है, तो वो उन संभावनाओं का यूज करके विकास को बहुत तेजी से कर सकता है। जैसे कि मनुष्य ने, मान लीजिए एक जगह पे कोयला जो है वो था 1000 सालों से, लेकिन उसका इस्तेमाल शुरू हुआ मान लीजिए 200-250 साल पहले से। तो ऐसा क्यों हुआ, जब इसी कोयला तो यहीं पर था और मनुष्य भी हमेशा यहीं था, लेकिन जब मनुष्य का टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ तो वो इस कोयले का इस्तेमाल कर पाया और अपने को उसने बिजली बना ली और रेलवे बना ली, और इस तरह से अपना विकास तेजी से कर लिया। यानी मनुष्य के पास जो प्रकृति है उसके सामने बहुत सारी संभावनाएं हैं, और मनुष्य उन संभावनाओं का इस्तेमाल हमेशा ही कर सकता है। ये हो गया संभववाद। तो कुल मिला के संभववादी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के पास प्रकृति को जीतने की योग्यता है। तो इस तरह से दो विचार आमने सामने आ गए। नियतिवाद जो कह रहा था कि मनुष्य का भाग्य प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, संभववाद जो कह रहा था मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल करने में सक्षम है। दो बहुत ही चरम विचारधाराएं थीं, दोनों में झगड़ा हो रहा था। तो एकदम जैसे एक समय पे महात्मा बुद्ध आए थे अपना मध्यम मार्ग लेके, वैसे ही भूगोल में आ गया ग्रिफिथ टेलर। इसने एक बीच का रास्ता दिखाया। इसने कहा प्रकृति देखिए बहुत शक्तिशाली है, कोई मना नहीं कर सकता, मनुष्य के पास भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, जैसे आप एक कार से जा रहे हैं, आपको यहां पर रेड सिग्नल दिखता है, आप गाड़ी रोक देंगे। अब देखिए, सिग्नल आपसे कभी नहीं कहता है कि आप दाएं जाएं बाएं जाएं, किधर जाना है ये आपकी मर्जी है। सिग्नल बस आपको रोकता है। वैसे ही प्रकृति करती है, प्रकृति बस आपको थोड़ी देर के लिए रोकती है और आपको ये बताती है कि आप अगर किसी विशेष तरह का विकास करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कोयला जला लेंगे, बहुत ज़्यादा जैविक ईंधन का उपयोग करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जाएगी। वहीं पे अगर आप एक सही विकास का तरीका अपनाएंगे, सौर ऊर्जा वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी पृथ्वी संरक्षित रहेगी, बची रहेगी। तो यानी प्रकृति आपको रोक नहीं रही है, या कह लीजिए कि प्रकृति आपका मार्ग नहीं बदल रही है। प्रकृति बस आपको थोड़ी देर रुक करके विचार करने के लिए कह रही है। उसके बाद प्रकृति आपको हरी बत्ती दिखा देती है, यानी जैसे सिग्नल ग्रीन हो जाता है, वैसे ही आप भी आगे बढ़ सकते हैं और जिस दिशा में चाहे विकास कर सकते हैं। उसी के आधार पे आपको परिणाम मिलेंगे। गलत तरीके का विकास तो ग्लोबल वार्मिंग, सही तरीके का विकास तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी। अब देखिए, जो अलग अलग समय काल है उसमें भूगोल का विकास अलग अलग तरह से हुआ, क्योंकि जब समय बदलता है तो जो विषय है वो भी अपने आप को बदलता है।
तो जब आरंभिक उपनिवेश युग था, यानी कि ऐसा समय जब पुर्तगाल, ब्रिटेन ये सब विश्व के अलग अलग जगहों पर अपना शासन स्थापित कर रहे थे, इस समय जो भूगोल की अप्रोच थी, देखिए अप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टडी करने का, किसी चीज को देखने का तरीका। तो इस समय पे भूगोल का जो अध्ययन का तरीका था वो अन्वेषण और विवरण वाला था। यानी कि देखिए आप विश्व में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, उस जगह पे कहाँ पे खनिज मिल सकता है, कहाँ पे कृषि की संभावनाएं हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर देना सबसे ज्यादा लाभप्रद होगा। तो इसीलिए उस समय भूगोल का तरीका था अन्वेषण और विवरण वाला, जिसको हम लोग कहते हैं विवरणात्मक भूगोल या डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। फिर देखिए उत्तर उपनिवेश युग आया, यानी कि उपनिवेश काल के बाद का समय आया। तो इस समय प्रादेशिक विश्लेषण को बल मिला। प्रादेशिक विश्लेषण क्या था कि जो प्रदेश है, देखिए कोई भी जो प्रदेश है, प्रदेश से मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक जैसी समानता मिलती है, जैसे जहां पर एक जैसी जलवायु मिलती है एक प्रदेश हो गया, या जहां पर पूरे जगह पे एक जैसी मिट्टी मिलती है एक प्रदेश हो गया। तो जो प्रदेश है वो पृथ्वी का अंग है, जाहिर सी बात है। और अगर हम प्रदेश को पूरे तरह से समझ लेंगे तो हम पृथ्वी को भी पूरी तरह से समझने में शायद सक्षम हो जाएं। तो प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए, यानी कि एक प्रदेश में चाहे जलवायु हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वनस्पति हो, इसके साथ ही चाहे वहां के उद्योग धंधे हो, सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। और माना यह गया कि प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग है, अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, यानी कि प्रदेश जो है अपने आप में एक कंप्लीट एंटिटी है और पृथ्वी का एक हिस्सा है। अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अगर देखिए आप प्रदेश को पूरी तरह से समझ गए तो पृथ्वी को भी पूरी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि प्रदेश भी अपने आप में एक छोटी पृथ्वी की ही तरह है। अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, जो 1930 का समय था, इस समय क्षेत्रीय विभेदन की नींव पड़ी। क्षेत्रीय विभेदन क्या है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किन मायनों में अलग है, ये प्रदेश और ये प्रदेश आपस में किस तरह से अलग हैं और क्यों अलग हैं, यानी यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ पर नहीं हो रहा है, कि इन प्रदेशों में अलग अलग भिन्नताएं मिलती हैं। फिर 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन के रूप में भूगोल का अध्ययन होने लगा। तो यहाँ पर देखिए 1950 से 1960 में जो हुआ उसको बेसिकली मात्रात्मक क्रांति का नाम से जाना जाता है। यानी कि इस समय क्या है, जो अलग अलग नियम हैं, अर्थशास्त्र के नियम हैं, और भी जो अलग अलग चीजें, अलग अलग नियम होते हैं, सांख्यिकी, गणित के नियम, उन सभी का उपयोग भूगोल में किया गया। कंप्यूटर वगैरह का भी यूज हुआ। उसके बाद आता है 1970 का दशक। तो 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं सामने आई। देखिए जैसे कि रेडिकल ज्योग्राफी सामने आई, जिसमें जो कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण है उसके आधार पर भूगोल का अध्ययन किया गया। मानवतावादी विचारधारा सामने आई। और ये सब क्यों सामने आई, क्योंकि देखिए जो मैंने अभी आपको बताया और जो इससे पहले का, ठीक इससे पहले का ये मात्रात्मक क्रांति का समय था, इसमें डेवलपमेंट पे तो ध्यान दिया गया, लेकिन सबके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया। जहां उद्योग लगे हैं वहां और उद्योग लग रहे हैं, जो प्रदेश पहले से समृद्ध है वहां पर और ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कहीं पर गरीबी और भुखमरी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, स्लम की समस्या आ रही है। तो इन सभी समस्याओं पर जब ज्योग्राफर्स का ध्यान गया तो मानवतावादी जैसे जो उपागम हैं, जो मानवतावादी जैसी अप्रोच हैं, वो सामने आई। और देखिए अंतिम रूप से 1990 के दशक में एक विचारधारा सामने आती है जिसे उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। तो देखिए भूगोल में बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे कि अमेरिका में एक नियम बनाया गया। मान लीजिए इंडस्ट्री को कहाँ पर लगाना है, इसको लेकर अमेरिका में एक नियम बनाया गया। अब इस नियम को दक्षिण अफ्रीका में भी लागू किया जा रहा है, भारत में भी लागू किया जा रहा है, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये जो सामान्यीकरण था, ये जो एक नियम को पूरे विश्व में लागू करके मनुष्य की दशाओं का अध्ययन करने का तरीका था, इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ उत्तर आधुनिकतावाद के समय पर।
तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने मानव भूगोल का अर्थ देखा। इसके साथ ही मानव भूगोल के जो कुछ बहुत प्रमुख कॉन्सेप्ट हैं जैसे नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, इनको हमने डिस्कस किया और ये भी देखा कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है। अब आने वाली जो अगली क्लास है उसमें चैप्टर 2 में हम लोग जो भारत की जनसंख्या है, जो विश्व की जनसंख्या है और इसके संबंध में जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।